नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों से जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए मैंने खुद इन कानूनों को पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद जो मेरे समझ में आया वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरकार का मानना है कि इन कानूनों के लागू होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि वो ये नहीं बता पा रही है कि कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या वो दुगनी हो जाएगी, कम हो जाएगी या स्थिर रहेगी, ये बताने में नाकाम है। कुछ कृषि एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स या ये कानून जो केंद्र सरकार लाई है, ये कानून अमेरिका के अंदर, यूरोप के देशों में 5-6 दशक पहले इम्प्लीमेंट किए गए थे और इस तरह के कानून वहाँ के किसानों की आय को बढ़ाने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकारों को किसानों को बचाने के लिए हर साल एक बहुत बड़ा अमाउंट सब्सिडी के तौर पर देना पड़ता है। उनका ये भी मानना है कि देश के 94% किसान मार्केट डिपेंडेंट हैं। उनके उपज की जो वैल्यू है वो मार्केट डिसाइड करती है। तो अगर 94% किसान मार्केट डिपेंडेंट हैं और उनकी आय अभी तक नहीं बढ़ी है, तो इन कानूनों के आने से उनकी आय कैसे बढ़ेगी। सरकार ने इन तीनों कानूनों के थ्रू एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी गई है और उस इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको तीन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। इन कानूनों में तीन इकाइयों की बात करी गई है। एक सरकार और उसके नुमाइंदे, दूसरा बायर जो कि एक कंपनी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं बायर, मैं भी हो सकता हूँ बायर, और तीसरा है किसान। इन तीनों इकाइयों में सबसे कमज़ोर किसान है। इन कानूनों को समझने के लिए आपको तीनों कानूनों को मिला के समझना पड़ेगा और एक सेलर के पॉइंट से, किसान के पॉइंट से कि वो किसान वो बेच सकता है अपनी उपज को, वहाँ उस पॉइंट से ना समझ के इसको बायर के पॉइंट से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या कोई बायर ऐसा होगा जो ज़्यादा पैसे देकर किसान की फसल को खरीदेगा। चलिए हम तीन कानूनों पे आते हैं। तो पहला कानून है, उसका नाम है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसमें बोला गया है कि किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। वो ऑनलाइन बेच सकता है, वो दूसरे राज्यों में जा सके बेच सकता है। अब जो छोटा किसान है उसके लिए दूसरे राज्य में जाना बहुत मुश्किल काम है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, वो दूसरे राज्य में लोगों को जानेगा भी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं लगता कि वो दूसरे राज्य में जाके अपनी फसल को बेचेगा। वो संभवतः नज़दीक की जो मंडी है उसमें ही जाके बेचेगा। अब नज़दीकी मंडी में जो खरीद फरोख्त होती है उस पे टैक्स लगता है। तो जो बायर है, खरीदार है, यानी बिचौलिया, वो चाहेगा कि मैं मंडी में ना खरीद कर उसी किसान से बाहर से मैं खरीद लूँ, जिस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे जो मंडी सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो बिचौलिए हैं वो मिलकर एक समूह बना लें और किसान को कम रेट पर फसल बेचने के लिए मजबूर करें, क्योंकि किसान ज़्यादा दिनों तक अपनी फसल को रोक नहीं सकता। वो भंडारण की उस पर क्षमता नहीं है, वो भंडारण कर नहीं सकता है। सरकार ये भी बोलती है कि इस नए कानून के तहत हम बिचौलियों को ख़त्म कर देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी बिचौलिए हैं वही लोग बायर के तौर पर किसान से बाहर से उपज खरीदेंगे और अब उनको वो फसल सस्ते में मिलेगी और उसका वो भंडारण भी कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे एक्ट में है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। अगर कोई डिस्प्यूट होता है खरीदार और किसान के बीच में, तो उसका निस्तारण एसडीएम करेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी पॉलिटिकल प्रेशर, घूस में या और किसी धमकी या इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अपना डिसीजन हो सकता है किसान के फेवर में ना करें। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्ट की, जिसका नाम है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट में मेन तीन बातें हैं जो कि किसान के खिलाफ खिलाफ जाती हैं। पहला है कि इसमें प्राइसिंग के बारे में कोई फिक्स गारंटी नहीं दी गई है कि आपकी जो फसल की खरीद है वो एमएसपी पर होगी।
जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है किसान की आमदनी का। अब अगर एमएसपी पर आप ख़रीदारी नहीं करेंगे तो पॉसिबली जो बायर है वो कम रेट पे ख़रीदना चाहेगा, जिससे उसकी आमदनी बढ़ने के चांस कम है। दूसरा, ये एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर बायर या कंपनी किसान की ज़मीन पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करती है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होता है तो वो उसको अगर नहीं हटाती है तो वो स्ट्रक्चर किसान का हो जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन किसान को उसको हटाने के लिए, उस ज़मीन को वापस खेती लायक बनाने के लिए जो कीमत देनी पड़ेगी वो किसान की जेब से जाएगी। तो इसमें ये एक अच्छी बात नहीं है किसान के लिए। तीसरा पॉइंट जो पहले एक्ट में था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, वही सेम बात इस एक्ट में भी बोली गई है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो एसडीएम उसका निस्तारण करेगा और किसान कोर्ट नहीं जा सकता। चलिए तीसरे एक्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। सरकार ने इसमें बदलाव किया है और लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी भंडारण कर सकता है जब तक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब असाधारण परिस्थिति में मैं एक एग्जांपल दूंगा। सरकार ने बोला है कि अगर हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल लूँ, अगर फल फूल इनकी जो कीमत है पिछले 12 महीनों में अगर 100% से ज़्यादा नहीं बढ़ती है तब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये अनाज और तेल जैसी वस्तुओं के लिए 50% है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जांपल लूँ, अगर आज 1 जनवरी को फल 100 रुपये किलो था, सेब 100 रुपये किलो था, और दिसंबर के महीने में अगर वो 190 किलो हो गया है या 195 किलो हो गया है तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार हस्तक्षेप तब करेगी जब वो 200 से पार चला जाएगा। तो ये एक सिचुएशन आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल वाली हो सकती है। आपको याद हो तो 1998 में दिल्ली के अंदर प्याज के दाम इतने बढ़े थे कि सरकार चुनाव हार गई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट में अमेंडमेंट है इससे सभी प्रभावित होंगे, केवल किसान ही नहीं पूरी जनता प्रभावित होगी। इसमें 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ को छूट दी गई है असाधारण परिस्थिति में भी, जिसमें एक है फूड प्रोसेस इंडस्ट्री और दूसरा है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई बायर, कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो असाधारण परिस्थिति में भी वो भंडारण कर सकती है। तो मुझे ये लगता है कि इससे जो आम जनता है वो भी डायरेक्टली प्रभावित होगी। मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई इन एक्ट्स की वजह से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी जब तक सरकार एक गारंटीड प्राइस नहीं बोल देती या फिर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी नहीं देती थी। मुझे ये लगता है कि अब सरकार किसानों को सरकार से जब डिस्कशन करना है, नेगोशिएट करना है, तो कम से कम 2 चीज़ें तो उनको लेनी ही पड़ेंगी। एक है एक एक्ट बनाया जाए एमएसपी के लिए, एमएसपी को शामिल किया जाए एक्ट में कि भाई जो खरीदेगा, कोई भी खरीदे, वो एमएसपी से कम ना ले, जिससे उनकी एक निश्चित आमदनी रहेगी। दूसरा ये है कि कोर्ट जाने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये मिनिमम 2 चीज़ें हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।